brought by the volunteers and the young people who were there protesting for our rights. अब डर रहा है नरेंद्र मोदी, डर रहा है क्योंकि इनका जेल में जाने का नंबर है। नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसा किस्सा लेकर के आया हूं जिसे सुनकर आपको समझ आ जाएगा कि जब न्याय की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा आदमी खुद सफाई देने लगे तो देश की हालत क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक बार फिर से यू टर्न मारा है और ये यू टर्न इतना खतरनाक है कि गाड़ी सीधे खड्डे में जा गिरी है। अब पूरी बात समझिए दोस्तों, हुआ यह है कि 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर जमकर के लाठियां बरसाई, बच्चों को घसीटा, लड़कियों तक पर हाथ उठाया। अब इस मामले पर एक वकील साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, चीफ जस्टिस साहब के सामने बात रखने की कोशिश की तो जवाब क्या मिला? जवाब मिला कि भाई मेरा समय बर्बाद मत करो, अपना भी समय बचाओ। वकील साहब गिड़गिड़ाए कि हुजूर एक बार वीडियो तो देख लीजिए, देखिए कैसे पुलिस वाले बच्चों को पीट रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि नहीं भाई, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अब जब ये बात बाहर आई तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। हर तरफ एक ही सवाल गूंजने लगा कि ये कैसा सुप्रीम कोर्ट है जिसके पास देश के युवाओं का दर्द सुनने का समय नहीं है। ये कैसा चीफ जस्टिस है जिनके पास लाठी खाए बच्चों की चीख सुनने की फुर्सत नहीं है। Nothing brought by the volunteers and the young people who were there protesting for our rights, the rights of our children and our grandchildren. And it's for them that Gandhi laid down his life and generations of our people laid out their lives for protesting against foreign colonial rule, and we have to put up with this now. I'm grateful, Manoj. I just believe that notice has to go to them and some... जो आदमी हर महीने टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए लेता है, उसी आदमी के पास 5 मिनट का समय नहीं है। अब देखिए दोस्तों, जब चारों तरफ से आवाजें उठी, जब सोशल मीडिया पर सवाल तेज हुए तो चीफ जस्टिस साहब ने एक शानदार सफाई पेश की। वो कहते हैं कि मेरे सामने कोई PIL आई ही नहीं है। कहते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स पूरी तरह गलत है। कहते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मैंने पुलिस एक्शन को चुनौती देने वाली याचिका लिस्ट करने से मना कर दिया, ये खबर आधारहीन है। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किसी ने कोई रीट पिटीशन फाइल ही नहीं की थी। मेरे सामने तो केवल एक वकील का लेटर रिप्रेजेंटेशन था, बस एक चिट्ठी थी। और अब हुजूर का तर्क सुनिए। कहते हैं कि बिना किसी फॉर्मल फाइलिंग के मैं एक रिप्रेजेंटेशन को रीट पिटीशन कैसे मान सकता हूं। साथ में लगे हाथ मीडिया पर भी चिंता जता दी। बोले कि मीडिया की रिपोर्टिंग गैर जिम्मेदार है, लापरवाही भरी है। बोले कि सुबह 10 बजे तक कोई याचिका दायर नहीं हुई थी, बस एक मिश्रा नाम के वकील ने एक रिप्रेजेंटेशन भेजा था। अब दोस्तों जरा इस पूरी सफाई पर गौर कीजिए। ये सफाई है या नई मुसीबत है? ये सफाई देकर के हुजूर ने अपना बचाव किया है या और गहरे कुएं में गिर गए हैं? आप ही बताइए दोस्तों। ये तो वही बात हो गई ना कि हमारे देश में नेता लोग पहले तो कोई भी उल जलूल बयान दे देते हैं और बाद में बोलते हैं कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। यही डायलॉग तो हमारे नेताजी लोग सालों से बोल रहे हैं। अब यही डायलॉग चीफ जस्टिस साहब की जुबान से भी निकल रहा है। हद हो गई है। अब जज और नेता में फर्क क्या रह गया है? बस एक ने काला कोट पहन रखा है और दूसरे ने सफेद कुर्ता, बाकी बहाने वही, सफाई वही, यू टर्न वही। आगे बढ़ते हुए यह भी बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब चीफ जस्टिस साहब ने ऐसा किया है। याद कीजिए पिछले दिनों जब उन्होंने कथित रूप से बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बोल दिया था, परजीवी बोल दिया था। फिर जब बवाल मचा तो सफाई आ गई कि नहीं नहीं नहीं, हमने तो फर्जी डिग्री वालों को कहा था, बेरोजगार युवाओं को नहीं कहा था। बहुत खूब हुजूर, लेकिन सर एक बात पूछूं, कॉकरोच शब्द आया कहां से? और अगर फर्जी डिग्री वालों की बात कर रहे हैं तो एक और सवाल है। इस देश में एक बहुत बड़ी शख्सियत की डिग्री पर भी तो सवाल उठे हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी से लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी तक सवाल पूछे गए, तो क्या उन्हें भी कॉकरोच बोलेंगे? नहीं ना, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री हैं। उनको कॉकरोच बोलने की हिम्मत भला किसकी है? कॉकरोच तो बस बेरोजगार बच्चे हैं जो सड़क पर बैठ करके नौकरी मांग रहे हैं। खैर छोड़िए, वापस मुद्दे पर आते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब की सबसे बड़ी दलील यह है कि मैं एक लेटर रिप्रेजेंटेशन को याचिका कैसे मान सकता हूं। अब दोस्तों
यहीं पर पूरा खेल फंसा हुआ है, यहीं पर सबसे बड़ा झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि हमारे संविधान में और हमारी न्यायिक व्यवस्था में एक बहुत खूबसूरत चीज है जिसे कहते हैं एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन, हिंदी में इसे पत्र न्यायाधिकार बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी चिट्ठी को, किसी भी पोस्ट कार्ड को, किसी भी टेलीग्राम को, यहां तक कि एक विश्वसनीय अखबार की खबर को भी याचिका मान सकता है, पीआईएल के रूप में स्वीकार कर सकता है। अब आप कहेंगे भाई ये तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल में ऐसा होता भी है क्या? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इस देश के इतिहास में कितनी बार ऐसा हो चुका है। याद कीजिए सुनील बत्रा केस, एक कैदी ने जेल के अंदर से दूसरे कैदी पर हो रही यातना की शिकायत लिख करके भेजी थी, बस एक चिट्ठी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे रीट मान लिया था। कोई फॉर्मल फाइलिंग नहीं, कोई वकील नहीं, कोई फीस नहीं, बस एक चिट्ठी। फिर याद कीजिए पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस, मजदूरों के अधिकारों का पूरा मामला एक पत्र से उठा। फिर उपेंद्र बख्शी बनाम स्टेट ऑफ यूपी केस, आगरा में एक आश्रय केंद्र के अंदर महिलाओं के साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा था उस पर लेटर भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। फिर शीला बरसे केस, महिला बंदियों के साथ पुलिस हिरासत में हिंसा को लेकर के एक पत्रकार ने चिट्ठी भेजी, कार्रवाई हुई। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वाला केस तो कितना मशहूर हुआ था। फरीदाबाद की पत्थर खदानों में बंधुआ मजदूरी हो रही थी, एक चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और वो अनुच्छेद 32 याचिका बन गई, हजारों मजदूरों को आजादी मिली। फिर लीलावती बेहरा बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा, एक बेटे की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, मां ने रोते हुए सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, मुआवजा दिलवाया, इंसाफ मिला। तो दोस्तों जब एक मां की चिट्ठी याचिका बन सकती है, जब एक पत्रकार का लेटर याचिका बन सकता है, जब एक कैदी की शिकायत याचिका बन सकती है, तो फिर एक वकील का रिप्रेजेंटेशन याचिका क्यों नहीं बन सकता है? और यहां तो साहब वकील खुद जाकर के हाजिर हुए थे, चिट्ठी नहीं भेजी थी, आमने सामने खड़े थे, वीडियो भी दिखा रहे हैं, फिर भी हुजूर बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं मान सकता, नहीं देखूंगा, नहीं सुनूंगा। ये तो वही बात हो गई कि अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। लेकिन अगर अंधा जानबूझ करके आंखें बंद कर ले तो उसका इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं है। हाँ, ये अलग बात है दोस्तों कि वकील साहब की तरफ से कोई कमी रह गई होगी, कोई फॉर्मेट में गड़बड़ी हो गई हो सकती है। आजकल बहुत सारे वकीलों को सोशल मीडिया पर छाने की बीमारी लग गई है, वो जल्दी जल्दी में गलतियां कर देते हैं, बिना रिसर्च के दौड़ पड़ते हैं कि किसी भी मामले पर कितनी जल्दी हीरो बन जाए, चेहरा चमका ले। ये भी सही है, लेकिन साहब सवाल यह है कि अगर कमी थी तो कमी दूर करवाई जा सकती थी। क्या हुजूर ये नहीं कह सकते थे कि भाई जाओ कायदे से पिटीशन तैयार करके ले आओ, मैं सुनूंगा? क्या हुजूर ये नहीं समझा सकते थे कि ऐसा फॉर्मेट बनाओ, ऐसा सबूत लाओ, फिर आना? मैंने बहुत सारे जजों को देखा है दोस्तों जो खुली अदालत में वकीलों को सिखाते हैं, समझाते हैं, गाइड करते हैं। ये उनका धर्म भी है, ये उनकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन यहां क्या हुआ? यहां तो हुजूर ने सीधा बोल दिया कि मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपराध किया देश के प्रति और संविधान के प्रति। सुप्रीम कोर्ट भी तो अपराधी हो सकती है, ये थोड़ा सुप्रीम कोर्ट अपराधी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपराध किया देश की जनता के प्रति, मानवता के प्रति, संविधान के प्रति। इस तरह से अगर ऐसे मौक़ों पे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया तो फ्यूचर में जितनी हिंसा होगी देश में हो सकती है। क्योंकि जब आप किसी को बिल्कुल दीवार पे लगा दोगे, किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, किसी को बेवजह पिटाई होगी, तो लोग क्या करेंगे? लोगों को आत्मरक्षा करने का अधिकार है, रूल ऑफ लॉ फॉलो करके लोग धरना दे रहे हैं, लोगों का मौलिक अधिकार है। धरना देने पे भी पुलिस बेवजह अगर उनकी पिटाई करेगी, लोगों के पास आत्मरक्षा का अधिकार है, फिर उन्हीं का डंडा लेके उन्हीं की पिटाई करेगी जनता, तो जनता का इसमें कोई अपराध नहीं हो। अगर बिना वजह पुलिस वाला लाठी मारता है, ये पुलिस वाले का अपराध है, और जनता अपनी आत्मरक्षा में उसी की लाठी खोस के उसी की पिटाई कर सकती है, ये आत्म सुरक्षा में माना जाएगा। लेकिन सर लोग बैठे हुए लाखों लोग दिल्ली आ गए, सरकार फिर भी इस्तीफा नहीं ले रही, क्या मजबूरी सरकार की? अरे सरकार, और इससे भी बहुत बड़ी बात दोस्तों, हुजूर के पास अनुच्छेद 142 की ताकत है। यह ताकत क्या है? यह वो ताकत है जिससे सुप्रीम कोर्ट अपने आप संज्ञान ले सकता है। इसे स्वतः संज्ञान कहते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट को याचिका का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सार्वजनिक महत्व का मामला है, अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट अखबार पढ़ करके, टीवी देख करके, वीडियो देख करके भी खुद ही संज्ञान ले सकता है। तो दोस्तों जब पूरा देश जल रहा हो, जब बच्चे सड़कों पर पिट रहे हों, जब लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रहे हों, तब हुजूर को याचिका का इंतजार क्यों नहीं करना पड़ रहा है?
तब हुजूर खुद संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है दोस्तों। जिन मुद्दों में हुजूर की दिलचस्पी होगी उन पर संज्ञान लेंगे, जिन मुद्दों में दिलचस्पी नहीं है उन पर वकीलों को भी दुत्कार देंगे। यह है असली खेल। और अब हुजूर सफाई दे रहे हैं कि एक रिप्रेजेंटेशन को याचिका कैसे मान सकते हैं। अरे साहब, कैसे नहीं मान सकते हैं? अभी तो मैंने आपको 10 उदाहरण गिनवा दिए, ढूंढेगा तो 100 मिल जाएगा। तो ये तर्क पूरी तरह से खोखला है, पूरी तरह से आधारहीन है, ये सफाई नहीं है, ये तो और गड्ढा है जिसमें हुजूर खुद गिर गए हैं। अब दोस्तों बात यहां खत्म नहीं होती। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दे दिया है जो और भी चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश देकर के कहा है कि अब बिना पहले से इजाजत के कोर्ट की सुनवाई की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को कोई अपलोड नहीं कर सकता है, शेयर नहीं कर सकता है, एडिट नहीं कर सकता है, मोनेटाइज नहीं कर सकता। हालांकि यह भी साफ किया गया है कि न्यूज रिपोर्टिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी न्यूज तो चलती रहेगी लेकिन असली फुटेज गायब हो जाएगी। अब जरा सोचिए दोस्तों, यह फैसला कब आया? ठीक उसी वक्त आया जब कॉकरोच वाले बयान की वीडियो वायरल हो रही थी। ठीक उसी वक्त आया जब मेरा समय बर्बाद मत करो वाली वीडियो वायरल हो रही थी। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह फैसला जनता से चीजें छुपाने के लिए तो नहीं आया है? क्या यह फैसला इसलिए तो नहीं आया है कि अब हुजूर जो भी बोलेंगे उसका वीडियो सबूत के तौर पर सामने आ न सके? कुछ दिन पहले जाने माने एडवोकेट अरुण अग्रवाल जी ने कहा था कि देखिए जल्दी ही लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगेगी क्योंकि उससे बहुत सारे सबूत जनता के सामने आ रहे हैं। और देखिए वो बात सच होती नजर आ रही है। अब हुजूर की तरफ से जो तर्क आ रहा है वो ये है कि एआई के ज़माने में वीडियो से छेड़छाड़ हो सकती है, फर्जी क्लिप बन सकती है, गलत नैरेटिव बन सकता है। सर एक बात पूछूं, अगर एआई से किसी को फर्जी वीडियो ही बनाना है तो वो पूरा फर्जी वीडियो एआई से ही बना लेगा? उसे तो असली वीडियो चाहिए ही नहीं। तो असली वीडियो पर रोक लगा करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? यह तर्क तो बच्चों वाला है। यह तर्क तो ऐसा है जैसे कोई कहे कि चोरी करनी है तो घर का दरवाजा ही मत लगाओ, दरवाजा होगा तो चोर तोड़ेगा, नहीं होगा तो नहीं तोड़ेगा। वाह क्या तर्क है। इसीलिए दोस्तों लोग सवाल उठा रहे हैं कि सुधार की जरूरत असल में कहां है? सुधार की जरूरत हुजूर के व्यवहार में है, सुधार की जरूरत उस सच में है जो युवाओं को कॉकरोच बोल देती है, सुधार की जरूरत उस रवैये में है जो एक वकील को दुत्कार देता है। लेकिन अमृत काल तो कहीं और लगाया जा रहा है। यहां तो विसल ब्लोअर को ही सजा दी जाती है, जो गलत के खिलाफ आवाज उठाता है उसी को दबा दिया जाता है। याद कीजिए राम मंदिर वाला केस, जिन लोगों ने चोरी के खिलाफ आवाज उठाई थी उन्हीं को किनारे लगा दिया गया। यहां भी वही खेल चल रहा है। अब सवाल यह है दोस्तों कि जब हुजूर की ऐसी कड़ी बातें युवाओं के लिए निकलती है, जब वो कहते हैं कि ऐसी ऐसी बातों को डील करना आता है, जब वो एक प्रोफेसर के मामले में धमकी भरे ऑर्डर लिख देते हैं, तो ये सब सत्ताधारियों के लिए क्यों नहीं निकलता? क्या कारण है कि सरकार जो भी असंवैधानिक फैसले करती है उन पर या तो चुप्पी होती है या फिर मुहर लग जाती है? एसआईआर वाला मामला देख लीजिए, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला मामला देख लीजिए, इन सब में किसका फायदा हो रहा है? साफ साफ भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो रहा है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि हुजूर को शायद सत्ता का हलवा पूरी बहुत पसंद है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब आम आदमी सवाल उठा रहा है तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है। इसीलिए तो लोग खुलेआम कह रहे हैं कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम कुर्सी ही छोड़ दीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं ना। कुर्सी पर जो भी बैठेगा वो अपने हिसाब से काम करेगा। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई और आ जाएगा, लेकिन कुर्सी पर बैठ करके कुर्सी की गरिमा को नहीं गिराइए। कुर्सी पर बैठ करके उस भरोसे को नहीं तोड़िए जो जनता ने इस संस्था पर किया है। दोस्तों देश की सबसे बड़ी अदालत, न्याय का सबसे ऊंचा मंदिर, वो जगह जहां आम आदमी अपनी आखिरी उम्मीद लेकर के जाता है, अगर वहीं से ये आवाज आएगी कि मेरा समय बर्बाद मत करो, तो फिर आम आदमी कहां जाएगा? फिर वो बच्चा कहां जाएगा जिसने पेपर के लिए दिन रात मेहनत की और पेपर लीक हो गया? फिर वो बेटी कहां जाएगी जिसे पुलिस ने मां बहन की गालियां दी? फिर वो मां कहां जाएगी जिसका बेटा पुलिस की लाठियों से घायल हो गया है? बताइए हुजूर, आम आदमी कहां जाए? तो कुल मिलाकर के बात यह है दोस्तों कि लोकतंत्र में सवाल पूछने से, चर्चा करने से सुधार होता है, लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टी दिशा में जा रही है। यहाँ तो सवाल पूछने वालों को ही चुप कराया जा रहा है। यहाँ तो वीडियो पर रोक लगाई जा रही है ताकि आगे किसी को कुछ पता न चले। और चीफ जस्टिस साहब ऐसे ऐसे तर्क दे रहे हैं जो पूरी तरह से
आधारहीन नजर आते हैं। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है? कि आपको लगता है कि हुजूर की सफाई सही है या फिर आप भी यही मानते हैं कि ये सफाई नहीं बल्कि एक नया झूठ है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ये अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आ जाओ, अरे आ जाओ, किसी को नहीं आने दे रहा। कौन रोक रहा है? आ जाओ, धरना यही है, धरना यही पर। आ जाओ, कौन रोक रहा है? आ जाओ। ट्रिपल अंदर नहीं आएगा तो लोग यहाँ आ जाएंगे। आप डिसाइड कर लो करना क्या। सर की यूनिफॉर्म दिखाइए। अंदर लोग भीग रहे, गद्दे भीग चुके हैं, सारे स्टूडेंट्स भीग चुके हैं, कपड़े भीग चुके हैं, बीमार गिर रहे हैं। सर की यूनिफॉर्म दिखा दीजिए, देखिए कैसे टाइड की सफेदी जैसी चमक रही है। भैया मैं खुद कोटा राजस्थान से आया हूँ और आप लोग सर के जूते दिखा दीजिए। बारिश की एक बूंद तक यूनिफॉर्म या इस पर नहीं है। पैर खराब हुए देखिए, पैर खराब हुए। देखिए सर को देखिए, सर की यूनिफॉर्म कैसे चमक रही है। और सर कह रहे त्रिपाल नहीं लेकर जाने देंगे, स्टूडेंट को भीगने दीजिए जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता है। ये सर का कहना है। और सर का टेंट देखिए, बिल्कुल एक टेंट लगाया है सर ने, ऊपर और एक टेंट है। सर इसके ऊपर ना स्लैब का, सीमेंट का स्लैब भी बना लीजिए।